माननीय दर्शनलाल जी जैन, श्री सुनील बंसल जी, युद्धवीर सिंह जी, श्री अशोक जी गुप्ता, मेरे मित्र श्री सुधीर भार्गव जी, बड़े भाई कुलदीप जी अग्निहोत्री, मंचस्थ महानुभाव, उपस्थित विद्वज्जन, बंधुओं एवं मातृशक्ति, सर्वप्रथम मैं राष्ट्रीय योद्धा स्मारक समिति द्वारा इस कार्यक्रम के आयोजन के माध्यम से देशभक्ति और राष्ट्रवाद की लहर उत्पन्न करने के इस प्रयास की सफलता की कामना करता हूं और उन्हें इस महान राष्ट्रीय यज्ञ का ब्रह्मा बनने पर बधाई देता हूं। राष्ट्र क्या है? कब बना राष्ट्र? ऋग्वेद तक में जिस शब्द का जिक्र है उसके लिए कहा जाने लगा कि 1920 में भारतीय राष्ट्र बना। एक बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि किसी राष्ट्र का निर्माण वहां के पर्वतों, नदियों, जंगलों या जनसमुदाय मात्र से नहीं होता। उसका निर्माण होता है वहां के योद्धाओं के शौर्य से और वहां के वीरों के बलिदानों से। यही शौर्य और बलिदान सारभूत रूप में किसी राष्ट्र के इतिहास की आत्मा होते हैं। इतिहास का अध्ययन हमें इन्हीं योद्धाओं और बलिदानियों के सुकृत्यों से हमारा साक्षात्कार करवाता है। यही साक्षात्कार अपने राष्ट्र के प्रति हमारे भक्तिभाव को जागृत और पुष्ट करता है। इसीलिए अमर हुतात्माओं को संबोधित करके कहा गया है, तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपना नाम अमर रखने को नाम तुम्हारा लेगा। आज मैं आपके लिए कुछ चयनित मानचित्रों की स्लाइड्स लाया हूं जो इस कुप्रयास का सत्य आपके सामने रखेंगी। पहली बार, जैसा हम पहले भी जिक्र इस बात का आया, इस काल में पहली बार भारत का भाग्य पलटा खाना शुरू हुआ। अब तक जितने भी विदेशी आक्रमण हुए उनमें कभी कोई भारत के हृदय प्रदेश तक नहीं पहुंचा था, किंतु 622 में इस्लाम का जन्म होता है। उस समय सम्राट हर्षवर्धन का भारत में राज्य था। ये सम्राट हर्षवर्धन के राज्य की सीमाएं आपको उत्तर में दिखाई देती हैं। यद्यपि भारत पर प्राचीन काल से ये आक्रमण होते चले आ रहे थे, फिर भी इन आक्रमणों का लंबे काल तक कोई विशेष प्रभाव नहीं रहता था। अभी सिकंदर की भी बात आई। भारतीय साहित्य में तो सिकंदर के आक्रमण की भी स्मृति नहीं बची। यह तो पश्चिम की श्रेष्ठता का आविष्कार करने के लिए विंसेंट स्मिथ ने सिकंदर को महान बना डाला था। उनकी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया का लगभग 1/3 हिस्सा सिकंदर के आक्रमण को समर्पित है, क्योंकि उनकी आवश्यकता थी कि वो पश्चिम की भारत पर जीत दिखाना चाहते थे। इसलिए अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम की जो पुस्तक उन्होंने लिखी, उसमें बहुत बड़ा सेक्शन जो है वो केवल सिकंदर के ऊपर ही है। उन्होंने ही सिकंदर को सबसे पहले महान बताया था। प्रमाण और संकेत तो उसकी भारत के एक छोटे से कोने पर कथित विजय पर भी शंका का प्रश्न उठाते प्रतीत होते हैं। अन्य आक्रमणों का तो और भी कम महत्व रहा है। फिर आक्रमणकारी यहीं के होकर रह गए और उन्होंने भारत में स्वयं को ऐसा रचा बसा लिया कि आज साइथियन, पार्थियन, कुषाण, हूण जैसी विदेशज जातियों का भारतीय समाज में कहीं अता पता भी नहीं मिलता। किंतु आरंभिक मध्यकाल आते आते परिस्थितियां बदलने लगीं। इस्लाम के जन्म के साथ अरब से निकली इस्लामी सेनाओं ने समस्त ज्ञात विश्व का एक बड़ा हिस्सा रौंदना आरंभ कर दिया। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म के कुछ एक ही दशकों के अंदर, 3 ही दशक के भीतर वास्तव में भारत की सीमा से यूरोप में स्पेन की सीमा तक अरबी वर्चस्व बन गया था। परंतु भारत में राज्य स्थापित करने में अभी इस्लामी लड़ाकों को 6 और शताब्दियां लगनी थीं। ये 6 शताब्दियों का कालखंड, जो राजपूत कालखंड के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही महत्व का है। और इसी का इतिहास जो है वो इतिहास के विकृतीकरण में लगातार छिपाया जाता रहा है। भारत द्वेषी इतिहासकारों, चाहे वे दरबारी चाटुकार थे या अंग्रेज साम्राज्यवादी या स्वतंत्र भारत के वामपंथी, सबने भारतीय अस्मिता से द्वेष के कारण मध्यकाल के भारतीय योद्धाओं के पौरुष से किनारा कर लिया है। या तो उनके शौर्य और बलिदानों का वर्णन ही नहीं आया है, और अगर किसी ने किया भी है तो उसे तुच्छ बना डाला है, महत्वहीन बना दिया है। इन्होंने केवल उन युद्धों का महत्व बताया जिनमें भारतीय हारे थे। जिनमें वे जीते उन्हें या तो महत्वहीन कर दिया गया या उनका वर्णन छिपा लिया गया। इस प्रवृत्ति का सबसे रोचक उदाहरण
यह है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के 2-3 वर्षों के भीतर ही भारत पर पहला अरब आक्रमण समुद्री मार्ग से हुआ था। भड़ौच और समुद्री मार्ग से भड़ौच और थाने तथा स्थल मार्ग से खैबर और बोलन दर्रों से हुए। ये सभी आक्रमण असफल रहे। काबुल के हिंदू पठानों ने खैबर के मार्ग बंद कर दिए थे। कीकान के जाटों ने बोलन बंद कर दिया था। बिलोदूरी ने अपनी पुस्तक फतेह उल बुल्दन में इन घोर संघर्षों का चित्रण किया है। सन 659 में अल हरास खरीफ के समय भी अरब असफल रहे और इस युद्ध में तो उनके खलीफा भी मारे गए। ध्यान रहे, यह वही समय है जब सारे विश्व में अरब आक्रमण एक के बाद एक देश को रौंदते जा रहे थे। सन 662 में कीकान के युद्ध में पुनः उनकी पराजय हुई। सन 664 में खलीफा मौविया ने मुल्हब को भेजा, वह जीवित वापस न लौटा। फिर अब्दुल्ला को भेजा, उसे जाटों ने नरक रसीद कर दिया। मकरान की ओर से सीनान व रशीद को भेजा, वे भी भारत भूमि से जीवित वापस न जा सके। असफलताओं की यह धारा यही नहीं रुकती। मियाद के बेटे अब्बद ने सईस्तान की ओर से भारत पर आक्रमण का प्रयास किया, उसे भी अपनी करनी का उचित दंड भारतीय योद्धाओं के हाथ प्राप्त हुआ। उसके बाद भी अल मुंजर, मुजा आवकुल्ला मोहम्मद आदि भारत पर आक्रमण करने आए, पर कोई सफल नहीं हुआ। अरबों को पहली आंशिक सफलता सन 712 में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण में मिली, जिसे भारतद्वेषी इतिहासकार बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। 8 दशकों में यह पहली सफलता थी। मैंने 80 साल से वो लगातार प्रयास कर रहे थे। पहली बार छोटा सा कोना जीता, जो उनके हाथ में केवल 15 वर्ष भी नहीं रहा, लेकिन पूरे इतिहास में केवल उसी को एक भारत पर आक्रमण बता के बाकी सब आक्रमणों का इतिहास छिपा लेना, यह उनका एक तरीका है जिससे वो भारत विद्वेष अपना स्पष्ट करते हैं। इसका प्रभाव 725 तक समाप्त हो चुका था। यद्यपि भारत पर पहले अरबों, फिर तुर्कों, अफगानों और अंत में मुगलों के आक्रमण हुए, किंतु भारत पर पहला मुस्लिम राज्य 13वीं शताब्दी में ही जाकर बन पाया, जब गुलामों ने सबसे पहली बार गुलाम वंश की स्थापना की। इन 6 शताब्दियों ने राजपूतों और जाट वीरों का वह शौर्य और बलिदान देखा जिस पर कोई भी राष्ट्र गर्व कर सकता है। नेक्स्ट, ये 10वीं शताब्दी के आरंभ का भारत आपको यहां इस चित्र में दिखता है। ध्यान दीजिए, इसमें भी भारत की सीमाएं वही हैं जो हमने पिछली यानी 625 एडी के मैप में देखी थी। जरा एक बार पिछली स्लाइड ला सकते हैं क्या? हाँ, बर्थ ऑफ इस्लाम। देखिए, अभी भी इस्लामी सेनाएं, अभी भी अरब की सीमाएं, अरब की सीमाएं अभी भी वही हैं। और इसके 625 से फिर 900 एडी में जाके 250 साल बाद भी हम फिर देखते हैं इस 250 साल में 1 इंच वो भारत की तरफ नहीं बढ़ पाए। अगली स्लाइड लगाइए, 900 एडी वाली। हाँ, द एज ऑफ राजपूत्स। अभी भी अरबी सीमाएं, अरब एम्पायर वही है जहां वो 625 में थी। 3 राज्यों का कंसोलिडेशन भारत में हो चुका है। उत्तर में प्रतिहार हैं जो राजा भोज जिस वंश के थे, पूर्व में पाल हैं, दक्षिण में दक्कन में राष्ट्रकूट हैं, दक्षिण में चोल हैं, उत्तर में हिंदूशाही हैं। भोज प्रतिहार का काल गुप्त काल के बाद दूसरा स्वर्ण युग कहलाता है। इसी कालखंड में उन राजपूत वंशों की नींव पड़ी जिन्होंने न केवल पूरा मध्यकालीन स्वतंत्रता संग्राम लड़ा, अपितु 1947 में सरदार पटेल के मार्गदर्शन व नेतृत्व में भारत गणराज्य में शांतिपूर्वक अपना विलय कर दिया। एक चीज और इसमें यहां स्पष्ट समझने की है, इन तीनों राज्यों में जो आपसी संघर्ष होते थे उसी को आज इतिहास में भारत का इतिहास करके बताया जाता है। वे उत्तर पश्चिम से अरबों के जो आक्रमण हो रहे थे उनका पूरा इतिहास छिपा लेते हैं। मैं जब एनसीईआरटी में था तो प्रोफेसर सतीश चंद्र नाम के एक बहुत बड़े इतिहासकार, मूर्धन्य इतिहासकार इस देश के जाने माने हैं, पहले यूजीसी के वाइस चेयरमैन भी रहे थे। उन्होंने जो इतिहास की पुस्तक लिखी है उसमें मात्र 35 पेज में 600 वर्ष का कालखंड का इतिहास निपटा दिया है। क्यों? क्योंकि वो राजपूतों का काल है। उसके बाद 222 पेज उन्होंने केवल सुल्तानों और मुगलों की प्रशस्ति से भर दिए हैं। जब एनडीए का शासन था तो पहले जो बहुत ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट्स थे वो उन पुस्तकों से निकाले गए, बाद में वो पुस्तकें हटा दी गई। फिर जब बाद में यूपीए की सरकार आई तो सरकार ने दोबारा उन पुस्तकों को वापस लागू किया। उस समय हमारे दीनानाथ बत्रा जी के नेतृत्व में हम लोग कोर्ट गए
और दिल्ली हाई कोर्ट में जिसका अभी जिक्र किया गया, वो मुकदमा हम जीते और वे सभी पुस्तकें आज कोर्ट से हटाई जा चुकी हैं। अरब साम्राज्य भारत की सीमा तक ही सीमित रहा। यहां अब हम 11वीं शताब्दी के मध्य में पहुंच गए। 1050 के माने सोमनाथ पे आक्रमण हो चुका है। वो महमूद अपने 17 आक्रमण करके वापस जा चुका है। उसके बाद भी अगर कहीं अंतर थोड़ा सा आया है तो पंजाब गजनवियों के हाथ आया, पंजाब का कुछ हिस्सा गजनवियों के हाथ आया है। अरब सीमाएं अभी भी वही हैं। ध्यान देने की बात यह है कि 625 से 1050 तक 425 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी भी अरबी सेनाएं भारत भूमि पर कभी कदम नहीं रख पाई हैं, प्रॉपर जो भारत का हिस्सा है। उत्तर में देखने पे चौहान, गाहड़वाल, परमार, तोमर, सोलंकी, प्रतिहार, इन सब के राज्य मिलते हैं। दक्कन में चालुक्य हैं, दक्षिण में चोल हैं, पूर्व में सेन हैं, राजपूत किंगडम्स जो हैं गुजरात में भी हैं, और इनका बराबर उत्तर पश्चिम में आने वाले अरबों से जो संघर्ष चलता रहा है उसको बराबर इतिहास की पुस्तकें बाकायदा छिपाती चली आ रही हैं। अरब साम्राज्य भारत की सीमा तक ही सीमित रहा और कोई भी इस्लामी सत्ता भारत में 13वीं शती से पूर्व नहीं जम पाई। पंजाब के कुछ हिस्सों तक गजनवी जरूर आ गए थे, किंतु महमूद के आक्रमणों का चरित्र आज के आतंकवादियों के आक्रमणों जैसा था। वो आता था, हिट एंड रन करके वापस चला जाता था। जब तक सेनाएं हमारी सेना कभी तैयार भी होती थी, और बाद के इतिहासकारों ने उसकी बहुत सारी ऐसी पराजयों को भी विजय के रूप में दर्ज कर दिया है जहां वो कोई विजय प्राप्ति उसने नहीं करी है। मैं उतनी लंबे मैं नहीं जा सकता, लेकिन इतना ये स्पष्ट है कि विदेशी आक्रांता किसी युद्ध नैतिकता को नहीं मानते थे। खासतौर से महमूद तो नहीं मानता था। कुओं में जहर डालना, खड़ी फसलों को आग लगाना, ये सब उनके कृत्य थे। दूसरी ओर राजपूत युद्ध प्रणाली अपनी नैतिकता से बंधी थी। फिर भी महमूद के भांजे सालार मसूद की सेना को गंगा की घाटी में बहराइच की लड़ाई में छठी का दूध याद दिला दिया गया। अभी जिन राजा सुहेलदेव की बात हो रही थी, ये उन्हीं राजा सुहेलदेव के नेतृत्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश के राजाओं ने एक कॉन्फेडरेसी जैसी बनाई, महासंघ जैसा बनाया, और महमूद का भांजा सालार मसूद, जो गाजी सालार मसूद कहलाता है, वो अपने साथ ईरान से बड़ी भारी फौज लेके आया और वो अयोध्या के साथ वो करना चाहता था जो उसका मामा गुजरात में सोमनाथ के साथ जो उसने किया। महमूद गजनी ने जो कुछ सोमनाथ के साथ किया था, सालार मसूद वही अयोध्या के साथ करना चाहता था। इसलिए उसने जो है एक बड़ी सेना फारस से इकट्ठी की और उसने भारत पर आक्रमण किया। अयोध्या से पहले बहराइच में लड़ाई हुई, 7 दिन तक वो युद्ध चला, और उस 7 दिन के युद्ध का ये असर हुआ, अंत ये हुआ उस युद्ध का कि अंत में केवल 3 मुस्लिम सैनिकों को जिंदा छोड़ा गया। इट वॉज ए टोटल मेहम, एक एक को खत्म कर दिया। और ये उन्हीं राजा सुहेलदेव की कृपा है जिनका आज इतिहास में कोई नाम नहीं जानता है। ये सुहेलदेव पासी वंश के थे जो आज पासवान कहलाते हैं, और उन्होंने इतनी वीरता दिखाई जो लोग आज समाज के नाम पे, सामाजिक समरसता और इसके नाम पे, सामाजिक विद्वेष के नाम पे पूरे हिंदू समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा उदाहरण है। उनको समझना चाहिए इस चीज से। वो कोई क्षत्रिय राजपूत वंशी नहीं थे, लेकिन उनके साथ लड़ने वाले, उनका नेतृत्व स्वीकार करके लड़ने वाले अन्य राजपूत राजा भी थे, और उस कॉन्फेडरेसी को इतनी बड़ी सफलता मिली कि उन्होंने केवल 3 मुस्लिम सैनिकों को अंत में जीवित छोड़ा, और वो इसलिए छोड़ा कि भाई जाके ईरान में बता तो दो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। फारसी के एक इतिहासकार ने इस युद्ध के विषय में लिखा है कि जब यह खबर फारस पहुंची तो ऐसा कोई घर नहीं था जिसका चिराग न बुझा हो, और ऐसा कोई घर नहीं था जिसमें चिराग जला हो। इस युद्ध का एक बहुत मजेदार असर यह हुआ कि आने वाली 7 पीढ़ियों तक किसी ने भारत पर आक्रमण करने की जरूरत नहीं की। ये जो बार बार अब पानीपत के युद्धों की बात कही जाती है, या उन युद्धों को श्रृंखलाबद्ध कर दिया गया है जिनमें भारतीयों की हार हुई, उसी प्रकार वे युद्ध भी श्रृंखलाबद्ध किए जा सकते हैं जिनमें भारतीयों की जीत हुई। लेकिन उस इतिहास के शोध की आज आवश्यकता है। मैं उस विषय पर बाद में आता हूं, लेकिन 7 पीढ़ियों तक 7 दिवस के युद्ध ने हमको बचाया।
13वीं शताब्दी में पहली बार जब गुलाम वंश के शासकों ने ये इस्लामी सत्ता भारत में पहली बार स्थापित की, ये तब का मानचित्र है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि अभी भी बहुत बार ये होता है कि 1207 में या 1210 में या 1192 के युद्ध के बाद, तरावड़ी की दूसरी लड़ाई के बाद, पृथ्वीराज के बलिदान के बाद यह मान लिया जाता है कि इस्लामी शासन शुरू हो गया। यह मानचित्र में विशेष तौर पे यही स्पष्ट करने के लिए लाया हूं कि ऐसा नहीं था कि सारे भारत में उस एक तारीख को आपने स्विच दबा दिया, लाइट जल गई, सारे देश में इस्लामी शासन हो गया। ऐसा कभी भी नहीं रहा। इन मानचित्रों के अध्ययन से मैं यही स्पष्ट करना चाहता हूं, भारत के किसी कोने में, कभी बड़े में कभी छोटे में, इस्लामी शासन हुआ, विदेशी शासन हुआ, लेकिन इस देश का राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम हमेशा जारी रहा। एक दिन भी इन पिछले 800 वर्षों का, 1192 से 1992 के 6 दिसंबर तक, उत्तर में राजपूतों का संघर्ष अभी जारी था और दक्षिण में स्वामी विद्यारण्य ने एक नया मार्ग दिखाया और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कराई। 250 वर्षों तक विजयनगर ने विदेशी आक्रांताओं को भारतीय संस्कृति के महासरोवर अर्थात धुर दक्षिण की ओर आने नहीं दिया। साथ ही विज्ञान, कला, तकनीक, कृषि और व्यापार में दक्षिण को उसके स्वर्ण युग में पहुंचा दिया। जिस विशाल विजयनगर को उन्होंने सुनारों जैसी बारीक नक्काशी से सजाया था, 1565 में तालीकोट के युद्ध के बाद आक्रांताओं को 6 महीने तो उसे केवल जलाने में लगे। हम्पी के खंडहर आज अगर आप जाएं तो आज भी उस वैभव की याद दिलाते हैं। तुर्कों और अफगानों के बाद भारत के एक बड़े हिस्से पर मुगलों का शासन आया, किंतु भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कभी राणा प्रताप तो कभी शिवाजी के रूप में अक्षुण्ण धारा की तरह जारी रहा। उसके विषय में यहाँ पहले काफी बात हो चुकी है, मैं संक्षेप करते हुए आगे बढ़ता हूँ। 18वीं शताब्दी के आरंभ में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों का तेजी से पतन हुआ। कल तक के स्वतंत्रता सेनानी अब या तो स्वयं शासक बन गए या महादजी सिंधिया की तरह किंग मेकर की भूमिका अदा करने लगे। मराठों ने अटक से कटक तक हिंदू साम्राज्य की स्थापना करके आधुनिक भारत की नींव डाली, किंतु अभी सत्ता अंग्रेजों के हाथ में जानी थी और एक और स्वतंत्रता संग्राम लड़ा जाना शेष था। 1857 में, ये 1860 का चित्र है, 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध हुए संघर्ष को, जिसे कई बार गलती से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कह देते हैं, सावरकर जी ने ऐसा कभी नहीं कहा था, उन्होंने केवल स्वतंत्रता संग्राम कहा था। उनकी पुस्तक में भी प्रथम शब्द का प्रयोग नहीं है। वस्तुतः ये अंग्रेजों के विरुद्ध भी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, किंतु महाप्रयास अवश्य था। आधुनिक भारत का मानचित्र गढ़ने में इस महाविप्लव का बहुत योगदान था। इसकी विफलता ने एक नवीन प्रकार के राष्ट्रीय आंदोलन की आवश्यकता को रेखांकित किया। भारतीय राष्ट्रवाद की नवीनतम अभिव्यक्ति स्वदेशी के रूप में 20वीं शताब्दी के आरंभ में हुई। उसने ही नवीन स्वतंत्रता संग्राम का चरित्र भी तय कर दिया, किंतु योद्धाओं का शौर्य और शहीदों का बलिदान आज भी राष्ट्र निर्माण के उतने ही आधारभूत कारक हैं जितने वे इतिहास में कभी भी रहे हैं। 20वीं शताब्दी के मध्य में जब स्वतंत्रता मिली तो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति और मुस्लिम सांप्रदायिकता के कारण भारत का विभाजन भी हो गया। भारतद्वेषी शक्तियां अब भी भारत पर वैसे ही आक्रमण कर रही हैं जैसे पूरे इतिहास में करती रही हैं। इसका एक ही संभव प्रतिकार है और वह है अपने योद्धाओं के शौर्य और शहीदों के बलिदानों को सदा स्मरण करते हुए उग्र राष्ट्रवाद और देशभक्ति को पुष्ट करना। परम वैभव तक जाने का यही एकमात्र मार्ग है। धन्यवाद।